ये मुझे कह रहा है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। क्या लिखोगे इसमें? मैं लिख रहा हूं इधर, इट इज द वर्क डन in moving unit positive charge from infinity to a point। ठीक है, क्या हो गया? सेटल्ड। चले आगे। फिर ये कह रहा है state the relationship between electric potential at a point and electric field strength at a point। क्या रिलेशनशिप होता है? Exactly, electric field strength अच्छा, फिर मुझे ये कह रहा है टू सिमिलर सॉलिड मेटल स्फीयर्स ए एंड बी ईच ऑफ रेडियस आर सिचुएटेड इन अ वैक्यूम such that the separation of their centers is d। we can see that as shown in figure 6.1। फिर ये कह रहा है the charge plus q on sphere A is larger than the charge plus q on sphere B। okay, so हमारे पास एक पे चार्ज बड़ा है और एक पे छोटा है। A movable point P is located on the line joining the centers of the two spheres। The point P is a distance x from the centers of the sphere A। अब इसके बाद हमारे पास इसने मुझे बोला है sketch a graph to show the variation with x of the electric potential between the centers of the two spheres। अब इधर जरा देखो, listen, since पॉजिटिव चार्ज का जो पोटेंशियल कर्व होता है वो ग्राफ के ऊपर होता है या ग्राफ के नीचे होता है? पॉजिटिव चार्ज का कहां पर होता है? ऊपर होता है। दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है तो दोनों का ही ऊपर होगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? अच्छा, मेरा एक सवाल है, लाइक चार्जेस के बीच में नल पॉइंट एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है? लाइक चार्जेस के बीच में लाजमी होता है नल पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल कर्व का ग्रेडियंट कहीं ना कहीं जीरो होना चाहिए। यह बात समझ में आई? अब इसको बनाते हैं। एक और चीज है कि नल पॉइंट किसके क्लोजर होता है, स्मॉलर चार्ज या लार्जर चार्ज? स्मॉलर चार्ज। गॉट इट? अब इधर आ जाओ, एक अंदाजे से हम लोग बना रहे हैं सरफेस ऑफ स्फीयर ए, इसका चार्ज बड़ा है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव होगा। लेट्स सपोज मैं इसको इधर मार्क कर रहा हूं, एक पॉइंट इधर मार्क किया, और सिंस मेरे पास स्फीयर बी भी पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका भी पोटेंशियल थोड़ा सा कम है, तो स्मॉलर चार्ज का मैं इधर मार्क कर लेता हूं। एक अंदाजे से यहां तक पहुंच गए। अब मुझे पता है कि कर्व तो बनेगा, पूरा का पूरा बनेगा, लेकिन टर्निंग पॉइंट जो होगा, टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो होना चाहिए। टर्निंग पॉइंट पे ग्रेडियंट जीरो का क्या मतलब होगा? क्या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो होगी? वो लाजमी एग्जिस्ट करेगी। तो इधर हम लोग एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं अपनी मर्जी से। मैं एक काम कर रहा हूं, इस पॉइंट पे मार्क कर रहा हूं, ये वाली लाइन पर एक पॉइंट इधर मैं मार्क कर रहा हूं। सही है? या थोड़ा सा और लेफ्ट पे कर रहा हूं इसको, सो दैट द कर्व इज स्मूथ इनफ। ये मैंने किया। अभी वैल्यूज तो है नहीं, तो बस वैल्यूज के बगैर हमें एक अंदाजे से बनाना है। अब ये कर्व बहुत ही स्मूथली आपके पास बनना चाहिए। सही है? इज दिस क्लियर? और मैं इधर मेंशन भी कर रहा हूं नल पॉइंट। सही है? ये लाइक चार्जेस के बीच का वी ग्राफ है, तो आप चाहो तो इस जैसा स्केच बना लो अपने पास। अब जरा इधर देख लो, एक चीज इधर देख लो कि मेरे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका ग्रेडियंट फ्लैट होगा
यानी जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इधर क्या होगी, जीरो। सही है, तो ये नल पॉइंट है हमारे पास। सही है, आगे चले। फिर ये कह रहा है मेरे पास स्टेट कूलम्स लॉ। क्या कहता है कूलम्स लॉ? क्या बोलता है कूलम्स लॉ? बेटे पहले मुझे आप लोग बीच में कौन बातें कर रहा है? भाई ये हो गया, आगे चलते हैं। जरा इधर देखो, आप चाहो तो इधर जो है ना आप ये फॉर्मूला भी कोट कर लेना जस्ट इन केस। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। सही है, कोट कर लेना जस्ट ऐसे ही ताकि एग्जामिनर इंप्रेस्ड रहे। लेकिन फिर आपको Q1 Q2 जो है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस लिख देना और R स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। एनीवेज, अच्छा फिर ये क्वेश्चन आया, two charged metal spheres A and B are situated in a vacuum as illustrated in figure 8.1. We can see that the shortest distance between the surface of the spheres is 6 centimeter. Okay, we can see that. Surfaces के बीच का ये है, ये center से नहीं है, be careful. The movable point P lies along the line joining the centers of the two spheres. Okay, a distance x from the surface of sphere A. The variation with x of the electric field strength E at point P is shown in figure 6.2. ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है। क्या इसमें नल पॉइंट है? लाजमी है। अच्छा, अगर इसमें नल पॉइंट है तो मेरा एक सवाल है, नल पॉइंट के लिए हमारे पास चार्जेस सेम होंगे या अनलाइक होंगे? सेम होंगे लाजमी। या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा खैर, ये बात तो क्लियर है। अच्छा फिर मुझे बोल रहा है इधर, यूज दिस टू एक्सप्लेन वेदर द टू स्फीयर्स हैव चार्जेस ऑफ द सेम और ऑपोजिट साइन। सेम साइन जी। बेटे एक मिनट मेरे प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन प्लेज द रोल। सही है, चार्ज से इतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना हमारे पास वो हो रहा है। अभी इधर देखो ना, मेरे पास ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ मेरे पास इस तरीके से शो कर रहा है कि दो चार्जेस थे और एक तरफ मेरे पास फील्ड, लेट्स सपोज राइट साइड जो है वो पॉजिटिव ले लेते हैं, एक तरफ फील्ड इस तरफ है तो एक तरफ फील्ड इस तरफ है। तो इसका क्या मतलब हुआ? दोनों की पोलैरिटीज क्या होंगी? इन दोनों की पोलैरिटीज सेम होगी। सेम साइन एज सुनो, a proton is at a point P where x is equal to 5 centimeter. Okay, 5 सेंटीमीटर कहां पर है? यहां पर है। आई थिंक ये 5 सेंटीमीटर ही है। हाँ, इधर मेरे पास इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये बात भी जरा सुन लो, मैंने कीवर्ड यूज किया है कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। वो हम लोग निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आ रही है? कोई रीड करके बताएगा जी? -3 इंटू 10⁻³ सही है, ये आ रही है हमारे पास। अच्छा खैर, फिर मुझे बोल रहा है द प्रोटॉन इज एट पॉइंट P वेयर x इज इक्वल टू दिस। यूज डेटा फ्रॉम फिगर 6.2 टू डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन। क्या लगाएंगे इधर? क्या
Now, to find the acceleration of the proton, how about this? E itself, the resultant E itself is equal to F over Q. और हमें पता है कि F resultant is equal to ma होता है, तो हमारे पास हो जाएगा E is equal to ma over Q. समझ गए? और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास इधर हमने निकाली हुई थी, वो कितनी आ रही थी? -3 इंटू 10⁻³ तो मैं इधर लिख रहा हूँ -3 इंटू 10⁻³ सॉरी -3 था या 3 था? 3 था, ओके, माई मिस्टेक. सो लेट्स जस्ट करेक्ट दिस. सो ये 3 हो गया. मास ऑफ अ प्रोटॉन आपको डेटा बुकलेट से निकालना पड़ेगा. जरा निकालो कितना आ रहा है डेटा बुकलेट से. डेटा बुकलेट में से रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन निकालो. 10⁻⁻27 प्रोटॉन का हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ए चार्ज ऑफ ये तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा. निकाल लो इसमें से एक्सेलरेशन, जल्दी करो. ओके, सो द आंसर इज दिस. और यही वाला आंसर है, इसको फिर अगर राउंड ऑफ करना हो तो कर लेना. यूज डेटा फ्रॉम फिगर 6.2 टू स्टेट द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच the rate of change of electric potential is maximum. Give the reason for the value you have chosen. सबसे पहली चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हमारे पास होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं -dV/dr लिख सकते हैं इसको. ये जो है, ये जो मेरे पास स्टेटमेंट लिखा गया है इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट. और जो मैथ्स वाले नहीं हैं तो उसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू -ΔV/ΔR तो लिख सकते हो, या ΔX लिख दो, डिस्टेंस. समझ गए? ये हो गया. अब पहली चीज ये है, मुझे क्या बोलता है कि वेयर एट विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम. ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मैक्सिमम? दोबारा सुन लो कि जहां पर मेरे पास E सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड आएगा वहीं पे मेरे पास सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज इन द ग्रेडियंट होगा लाजमी. और वो ग्रेडियंट इन पोटेंशियल होगा. और वो वाली पोजीशन कहां पे आ रही है? वो वाली पोजीशन यहां पर आ रही है हमारे पास. तो ये मार्क कर लेते हैं, कहां पर आ रही है? 6 सेंटीमीटर मार्क. इज दैट क्लियर? तो मैं इधर इसके अंदर मुझे क्या लिखना है? पूरा आंसर भी लिखना है ना मुझे. ये लिखा, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूं इधर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. यू मे वांट टू पॉज द वीडियो इन ऑर्डर टू रीड दिस आंसर एट योर लीजर टाइम. एनीवेज, फिर उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है. ये कह रहा है टू स्मॉल सॉलिड स्फीयर्स ए एंड बी हैव. एक काम करता हूं, ये सवाल मैं आपके सामने रखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला आप लोग खुद अटेम्प्ट करो इसको पूरे को. पहले का मैं आंसर लिख रहा हूँ. मेरा एक सवाल है, इनसाइड द स्फीयर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 होती है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट क्या होगा? लाजमी 0 होगा. यानी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज अ कांस्टेंट इनसाइड द स्फीयर. ठीक है, समझ गए? कांस्टेंट होगा भाई. अगर मेरे पास V x ग्राफ या V R ग्राफ होगा, कांस्टेंट का मतलब ही ये होगा कि इसका ग्रेडियंट क्या होगा? 0. अगर इसका ग्रेडियंट 0 होगा यहां पर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास E इधर 0 होगा. क्लियर है ये बात? सही है. अच्छा, फिर ये कह रहा है शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0 एट पॉइंट P. एक्सप्लेन योर वर्किंग.
थैंक यू बहुत। अच्छा, फिर इसके बाद जो हो जाएगा, पहले विथ रिस्पेक्ट टू ए निकाल रहा हूँ। राइट को मैंने पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि E ड्यू टू A मस्ट बी इक्वल टू K। Q कितना है उसका? 3 इंटू 10⁻⁻12, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक पहुँच गए। और फिर E ड्यू टू B शुड बी इक्वल टू K इंटू Q, उसका कितना है? 12, तो 12 इंटू 10⁻⁻12, और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस होगा 10 होगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 होगा हमारे पास। सो दिस इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर्स, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। K की वैल्यू जो होती है वो आती है आपके पास 8.99 इंटू 10⁻9। सही है, तो ये वैल्यू यूज़ करो और वेरीफाई करो कि दोनों के हमारे पास वो आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड सेम आ रहे हैं। कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड? 10.7 इंटू, एक और भी कोई निकाल ले भाई, देख लो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसकी डायरेक्शन अगर राइट है तो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट होगी, तो माइनस आ जाएगा। अब आपके पास जो है सम शुड बी 0, ठीक है। ठीक है, ये मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ किया है एज अ स्टूडेंट। सही है अब्दुल्ला? सही है। देखो, व्हाट यू नीड टू डू इज वेरी सिंपल। एक पोटेंशियल इसका निकालो, एक पोटेंशियल इसका निकालो, दोनों का सिंपल एडअप कर लो। और हमें पता है कि पोटेंशियल कर्व यूं होगा, दोनों का एडअप कर लो। लेकिन बी केयरफुल विद दी, मतलब चार्जेस तो सेम ही है, तो ऐड ही होंगे डायरेक्ट। समझ गए? तो एक का मैं निकाल लूं इधर, बी केयरफुल, स्क्वायर नहीं आएगा। बस इसको सॉल्व कर दो। के की वैल्यू आपको पता है, के कॉमन निकाल के कर लो। ओके, सो द पोटेंशियल इज कमिंग एज 1.62, इसका यूनिट वी होगा। ठीक है, हो गया ये वाला सवाल सॉल्व। आगे चले। एक सवाल आया इसमें, मजे का सवाल है। अ सिल्वर 107 न्यूक्लियस हैज स्पीड v when it is a long distance from p। ओके, यानी इंफिनिटी से। Use your answer in C to calculate a minimum value of V such that the nucleus reach P। अच्छा, अब जरा सुनो। इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें और इसको इक्वेट कर दें हाफ mv² के। यही करना पड़ेगा। सबसे पहले
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू। वी क्यू समझ में आया क्यों किया मैंने? क्योंकि वी के जो यूनिट्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं जूल्स पर कूलम होते हैं। तो इससे जान छुड़ाने के लिए मुझे इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इतना याद कर लो कि एएस लेवल में V इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज किया था, ये वही वाला मैंने यूज किया इधर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया VQ, और VQ को मैं बराबर कर सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर के। लेकिन बी केयरफुल, ये कैपिटल V है और वो स्मॉल v है, वो स्पीड है। तो इधर करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, V मल्टीप्लाइड बाय Q जो है, सबसे पहले तो आपको सिल्वर न्यूक्लियस का चार्ज निकालना पड़ेगा। अब सिल्वर न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 47 प्रोटॉन्स होंगे इसके अंदर। न्यूक्लियस है भाई, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि 47 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां तक पहुंचे? दिस शुड बी इक्वल टू हाफ टाइम्स मास निकालने के लिए मेरी बात सुनो, 107 इधर लिखा हुआ है, तो 107 मल्टीप्लाइड बाय यू लिख सकते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट कर सकते हैं, सही है ना? तो मैं इसको लिख रहा हूं इधर 107 यू मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। तो सबसे पहले डेटा बुकलेट खोलो, उसमें एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी है? ये एएस लेवल का चल रहा है इधर थोड़ा सा बेटे, यू बस वैल्यू बता दो, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू की वैल्यू 1.66 इंटू -27 kg में डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया, और फिर मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। अब जो v है, v की वैल्यू हमारे पास, कैपिटल V की वैल्यू पीछे से थी 1.62, तो ये हो जाएगा 1.62 इंटू, अबे भाई 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू हाफ इंटू 107 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27, और फिर मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वायर। v की वैल्यू निकलेगी इसमें से, सॉल्व करो इसको यार। 1.17 तो 1.2 कर दूं इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, सही है, इट मेक सेंस। टू सॉलिड स्फीयर्स A and B, each of radius 1.5 centimeter, are situated in a vacuum. Their centers are separated by a distance of 20 centimeters as shown. Okay, center to center distance given है, be careful. Both spheres are positively charged. Same charge, null point तो लाजमी होगा. Point P lies on the line joining the centers of the two spheres at a distance x from the center, whatever. ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, सही है? सो इसके अंदर हमारे पास नल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, वी कैन सी दैट इट इज समवेयर ओवर हियर। मुझे बोलता है यूज फिगर टू डिटरमिन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर ए ओवर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर बी, एक्सप्लेन योर वर्किंग। अब इसके लिए सबसे पहले तो इसमें आपको नल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ताकि उधर आप बराबर करोगे ना डिस्टेंसेस को, सॉरी डिस्टेंसेस को बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को। तो ये नल पॉइंट कहां पर आ रहा होगा? कहां पे मार्क करूं? मैं इसको 11 पे मार्क कर रहा हूं, सही है? अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर पे मार्क किया, सही है? अब जरा सुनो, सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है कि 11 सेंटीमीटर जो है वो एक साइड से डिस्टेंस आएगा, यहां से लेकर यहां तक मेरे पास जो होगा नल पॉइंट के लिए, अगर मैं इसको नल पॉइंट मान रहा हूं, तो मेरे पास 11 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस आएगा और दूसरा डिस्टेंस आएगा 20 - 11, सही है? तो एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं हम लोग, इधर मैं इधर लिख रहा हूं
क्योंकि हमें पता है कि लाइक चार्जेस है, एट नल पॉइंट कर रहा हूं, एट नल पॉइंट मुझे एक्सप्लेन भी करना है, तो एट नल पॉइंट ये लिखना ज़रूरी होगा, E ड्यू टू A शुड बी इक्वल टू E ड्यू टू B। सही है, लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हैं। तो फिर हमारे पास हो जाएगा KQA ओवर R स्क्वायर की जगह पे मैं डिस्टेंस डाल रहा हूँ 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 11 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, शायद 11 सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, KQB ओवर डिस्टेंस कितना था टोटल 20 था, तो 20 माइनस 11 कितना होगा 9, यानी ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सही है, तो के भी आपके पास कैंसिल आउट हो गए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल आउट हो गए। अब आपके पास है QA कितना था, अच्छा सिर्फ रेशियो निकालना है तो दैट इज ओके। तो हमारे पास हो जाएगा QA ओवर QB शुड बी इक्वल टू 11 का स्क्वायर ओवर 9 का स्क्वायर, निकाल लो डायरेक्ट आंसर कितना, एक और भी कोई निकाल ले, 1.5 रेशियो इज कमिंग एज 1.5। अब्दुल्ला सही है, ठीक है, ये रेशियो आ रहा है हमारे पास, क्लियर है, सही है। अच्छा फिर ये पता नहीं क्या कह रहा है, द वेरिएशन with distance x of the electric potential V at point P is shown in figure 6.3। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कर्व बना हुआ है, वी कैन सी दैट। मुझे बोलता है, सुन लो ये मुश्किल सवाल है, एन अल्फा पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट ऑन द स्फीयर A। सही है, अल्फा पार्टिकल होता है 4-2 और इसका चार्ज होता है +2। सही है, +2e के बराबर होता है इसका चार्ज, मैग्नीट्यूड। सही है, द अल्फा पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स, डिटरमिन फॉर द अल्फा पार्टिकल एज इट मूव्स बिटवीन द टू स्फीयर इट्स मैक्सिमम स्पीड। अब सबसे पहली चीज है, लिसन, हमारे पास क्योंकि पोटेंशियल का कर्व दोनों ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव चार्जेस थे, तो एक तरफ से रिपल्जन होगी तो दूसरी तरफ से अट्रैक्शन होगी। तो हमें पता है कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड अचीव होगी वो वहां पर होगी जहां पे नल पॉइंट होगा। सही है, नल पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। यानी मैं एक काम कर सकता हूं कि सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि इधर से लेकर इस नल पॉइंट तक का एनर्जी डिफरेंस निकाल लूं, एनर्जी डिफरेंस निकाल के ½ mv² कर लूं। कहां पर बेटे, नल पॉइंट ही होगा, इधर ग्रेडियंट 0 है ना, समझ गए। यानी मैं एक काम करूंगा, लिसन, सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि इधर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा और इधर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दोनों को सबट्रैक्ट करके ½ mv² के बराबर कर सकते हैं। वी कैन डू दैट प्रेटी मच। सही है, निकालें, ओके लेट्स डू इट। सो इट्स मैक्सिमम स्पीड के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू ½ mv², यही लिखेंगे। और फिर सबसे पहले तो मुझे चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास नीचे, ये वाली वैल्यू बताओ, 0.18, और दूसरी वाली वैल्यू कितनी आ रही है, ये वाली 0.76। इन दोनों को सबट्रैक्ट करो पहले, 0.58, तो ये हो जाएगा 0.58 मल्टीप्लाइड बाय जो मेरे पास चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल है वो कितना है, 2 times the फंडामेंटल चार्ज, सो मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिक PE इज एक्चुअली इक्वल टू VQ, पहले भी यूज किया था, मैं वही यूज कर रहा हूं इधर।
तो इसका मतलब है 0.58 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज कितना होगा इसका, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. दिस शुड बी इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4u, 4 times the atomic mass unit. So 4 multiplied by 1.66 into 10⁻⁻27 kg, minus 27 kg और मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर निकाल लो इसमें से मैक्सिमम स्पीड. इसकी वैल्यू तकरीबन आ रही होगी, वैल्यू इसकी तकरीबन आ रही होगी 7500 मीटर पर सेकेंड. सही है, अनलेस कोई छोटी मोटी गलती नहीं कर दी हो. तरीका बिल्कुल सही है, बाकी अल्लाह मालिक है. सही है. ये वाला सवाल मैंने अभी किया था इधर, तो ये 7500 आ रहा था, ये वापस इधर रिपीट हो गया क्वेश्चन. ठीक है, तो ये रिपीट हो गया मेरे पास. उसके बाद मुझे बोलता है इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द सरफेस ऑफ स्फीयर बी. ओ माय गॉड. अब इसके लिए भी आपके पास है, जरा सुन लो, लिसन. दो तरीके हैं इसको करने के. एक तो ये है कि आपने यहां से लेकर यहां तक का एनर्जी चेंज निकाला था, आप एक और एनर्जी चेंज ये वाला निकालो, दोनों को सबट्रैक्ट कर दो और फिर इसको हाफ mv स्क्वायर के बराबर कर दो. ये कर सकते हो, या आप ये भी कर सकते हो कि सिंपल इधर से लेकर इधर तक का एनर्जी चेंज निकालो और फिर इसको हाफ mv स्क्वायर के बराबर कर लो. योर चॉइस. सारी चीजें आपके सामने, आप इसमें से डेटा भरो, निकाल लो. मैं एक काम कर रहा हूं, लिसन, व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग इज वेरी सिंपल स्टेप. मैं इधर कर रहा हूं, मैं पहले इधर से लेकर उधर तक का एनर्जी चेंज निकाल रहा हूं, जो एक्चुअल एनर्जी चेंज है. ये वाला पॉइंट कितने पे आ रहा होगा, 0.54. ये हो जाएगा 0.54. अब आप एक काम करो, 0.76 माइनस 0.54 करो, 0.22. तो इधर आएगा मेरे पास 0.22 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन मेरे पास क्या है, अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल इज डबल चार्ज, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. दिस शुड बी इक्वल टू हाफ टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय u जो होगा इसका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर. दोबारा निकाल लो v. बेटे अभी तक अगर मैंने 4 चैप्टर्स कराए हैं, अगर यही 4 चैप्टर्स ही सिर्फ पक्का करके चले जाओ, CD ग्रेड तो आराम से आ ही जाएगा. पास होना आप कोई मसला नहीं है P4 के अंदर. लेकिन अगर आप पढ़ने वाले ही नहीं हो, अगर आपका दिमाग किसी और चीजों में, तो फिर तो गया. मैंने हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा दिए हैं, जरा सुन लो, लिसन. 4600 मैं समझता हूं सही होगा, होपफुली 4600 मीटर पर सेकेंड. सही है, एंड इट डज मेक सेंस. मैक्सिमम स्पीड पहले थी, उसके बाद एनर्जी लॉसेस की वजह से, क्योंकि इस बार वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हुआ, तो स्पीड तो गिरेगी. समझ गए? सही है. इधर देखो, a solid metal sphere of radius r is isolated in space. The sphere is positively charged so that the electric potential at its surface is Vs. अच्छा, Vs होना चाहिए, तो 1 Vs होना चाहिए सरफेस पर. The electric field strength at the surface is Es. Okay. On the axis of this, show the variation of the electric potential with distance x from the center of the sphere for values of x is equal to 3. बच्चों वाला सवाल है यार, ये वाला तो बहुत ही आसान सवाल है. सबसे पहले रेडियस r है, तो r पे इसका पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो मैक्सिमम होना चाहिए, इधर होना चाहिए.
यहां तक। फिर उसके बाद 2r पर इधर मैं लिख रहा हूं कि इसका जो पोटेंशियल होगा KQ/R होगा, इधर मेरे पास हो जाएगा KQ/2R। तो KQ/2R जो होगा यानी हाफ पोटेंशियल होना चाहिए। तो हाफ पोटेंशियल का मार्क किधर आएगा? बीच में आना चाहिए। 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब है कि मिडिल में कहीं पे आना चाहिए, इधर आएगा, ये वाला मार्क इधर आएगा। फिर उसके बाद फिर किस पे आना चाहिए? फिर आएगा कि जो आपके पास 1 है, 1 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना आएगा? हाँ, तो 0.3 कहां पर आएगा? कहां पे मैं मार्क करूं इसमें? 0.3 तकरीबन मेरे पास इधर कहीं, इधर एक मार्क आ जाएगा। सही है। सो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा आपके पास। सही है। अच्छा, एक और चीज है कि पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर क्या होता है? जीरो नहीं, पोटेंशियल जीरो नहीं होता, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो ये लाइन आएगी आपके पास। सही है, क्लियर है? ये पूरा कर्व बन गया। 3 नंबर आपके फ्री में मिल गए आपको, लेकिन स्केचिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का कर्व बनाओगे, वो भी हमारे पास सरफेस पे मैक्सिमम होगा। उसके बाद फिर 2r पे यानी 1/4 हो जाएगा, यानी ये कहां पर आएगा हमारे पास? 0.25 पर, तो इधर कहीं पे आएगा जी। सही नहीं, 0.25 नीचे आएगा, इधर कहीं पे आएगा। 0.3 और उसके बीच में आएगा ना, तो 0.3 आएगा, तो मिडिल वैल्यू कहीं पे यहाँ पर आएगी। सही है, एक ही हो गया। फिर ओह माय गॉड, 0.1 तो इधर कहीं पे मार्क कर रहा हूँ। तो ये कर्व जो होगा थोड़ा सा शार्पर किस्म का कर्व आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? 0। तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली नीचे चला जाएगा और फिर ये यूं चल रहा होगा। ये आपके पास हो गया। सही है, क्लियर है? ये दोनों ग्राफ्स आपके सामने, अगर आप चाहो तो स्केच बनाना चाहो तो कर लो। नीड योर अटेंशन। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई कॉल इट अ डे। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1000 बार कर चुके हैं, दोबारा मैं नहीं करूंगा। इन्फिनिटी का जिक्र लाजमी आएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जिक्र लाजमी आएगा। अच्छा, इस बार केस थोड़ा सा डिफरेंट है। वी आर गोइंग टू बी डीलिंग विद पैरेलल प्लेट्स। तो पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म होती है या नहीं होती है? ओके। Two parallel metal plates A and B are held a distance d apart in a vacuum as illustrated in figure 6.1. Plate A is Earth. एक मजे की बात सुन लो कि Earth is defined as infinity. सही है? And plate B is at a potential of plus V naught. Point P is situated in a center region between the plates at a distance x from plate B. The potential at point P is V. Okay. On figure, show the variation with x of the potential V for values of x from x is equal to 0 to x is equal to D. अब जरा सुनो, listen. सबसे पहली चीज है, listen. इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए पहले लॉजिक बनाते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा D। या मैं सिंपल, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू V ओवर D के बराबर होता है, ऐसे ही होता है। सही है ना? अब जरा सुनो, एक चीज तो फैक्ट है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट रखनी है तो इसका ग्रेडियंट मेरे पास क्या होना चाहिए? V ओवर D का कांस्टेंट होना चाहिए ग्रेडियंट। तो इसका ग्रेडियंट हमारे पास कांस्टेंट होगा और वो सिंपल एज दैट आपके पास यहां से लेकर एक स्ट्रेट लाइन यूं जाएगी, बस दैट्स इट। इज दैट क्लियर? समझ गए? सिंपल एज दैट। इधर ही कराया था इधर ही कराया था। अच्छा, करवा चुका था। तो फिर आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे देन। एक वीडियो में होगा तो आप चेक कर लेना, आगे पीछे होगी वीडियो। नहीं करवाया था क्या?
ये वाला भी बनाया था मैंने ग्राफ। अच्छा ठीक है, पर हो गया है ना, सही है, डिसमिस्ड।